जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VIP टेक्नो में। साथियों, यूपी ट्रिपल एस CPET का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को होना निश्चित है। उसके लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं, उसका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। और चलिए हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका है 1 नंबर का, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ए पूरा पाषाण का युग, बी है नवपाषाण युग, और सी है ताम्र पाषाण युग, और डी है लौह युग। ठीक है साथियों, तो इन चारों में किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो वो है आपका ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग को ही चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो ए है आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, और डी है परिमल गुप्त। तो जो हर्षचरित नामक पुस्तक है उसको बाणभट्ट ने लिखा है। इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। तो ए है अफगानों ने, बी है अंग्रेज़ों ने, सी है मुगलों ने, और डी है रोहिलों ने। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को ये अफगानों ने हराया था। ठीक है, और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था। ठीक है, और इसमें मराठे सेना की हार हुई थी। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ए है लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ, और डी कानपुर। तो इसका सही ऑप्शन है सी मेरठ। जो 1857 की क्रांति थी वो 10 मई को मेरठ से आरंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग 5 नंबर देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो ए है बेलेजली, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डी है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो जो इस्तमदारी बंदोबस्त था, ठीक है, वो भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। उसे ही इस्तमदारी या जागीरदारी या मालगुजारी या विश्वेदारी अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ए विवेकानंद, सी बी राजा राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है दयानंद सरस्वती। तो जो आपके राजा राम मोहन राय थे उनको भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता। ठीक है, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, अन्य विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया। तो ए है सेवाग्राम से, बी है दांडी से, सी है सूरत से, और डी है वर्धा से। तो आप जानते हैं कि दांडी से स्टार्ट किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से स्टार्ट किया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो आप जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 80 अनुयायियों के साथ यानी कि सहयोगी के साथ पैदल चले, और कितना 24 दिनों तक पैदल चले, और लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और दांडी तक पहुँचे। ठीक है, और दांडी जगह है गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित एक जगह है दांडी, वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है, तो दांडी मार्च की शुरुआत कब की उन्होंने 12 मार्च 1930 को।
ठीक है। 80 अनुयायियों के साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने अनुयायियों के साथ, सहयोगी के साथ, और 80 सहयोगी के साथ कितने दिनों तक पैदल चले, 24 दिनों तक पैदल चले, और कितने किमी की यात्रा पूरी की, तो 390 किमी और लगभग 241 मील की यात्रा पूरी करके और दांडी पहुँचे थे। ठीक है। और दांडी कहाँ पे है, तो गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। और वहाँ पहुँच कर उन्होंने 6 अप्रैल 12 मार्च से स्टार्ट किए थे, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर बी दांडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पे, ए उड़ीसा, बी बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र में। तो 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ पे, बी महाराष्ट्र में। ठीक है। और इसे बी डी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में संगठित किया गया था, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र किस जगह पे, नासिक जिले में। ठीक है, संगठित किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ए महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहने वाले थे प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस कब छोड़े, तो 1939 में, और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1938 में। ठीक है। तो जब अध्यक्ष बने उसके बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें शांति निकेतन में उन्हें देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा था, महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ठीक है। ये भी कई बार पूछ सकता है कि देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा कहा गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है देश नायक कहा था, किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये है चार्टर्ड एक्ट 1833, बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर है बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। ए है भारत, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है, और उसकी ऊंचाई कभी पूछता है तो 8,848.86 मीटर है। ठीक है। यह जो है यह पर्वत शिखर हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, और कहाँ स्थित है, नेपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। तो ए पृथ्वी, बी बुध, सी मंगल, डी शनि। तो देखिए फिलहाल तो हमको ज्ञात है कि शनि के चारों ओर वलय है, लेकिन बुध अभी कुछ दिन पहले नासा के एक सैटेलाइट ने एक बुध का नहीं वरुण का पिक्चर क्लिक किया था, तो उसमें भी उसके वलय उसके चारों वलय की आकृति दिख रही थी, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो बृहस्पति और वरुण के चारों तरफ भी वलय होने के संकेत हैं। ठीक है। बाकी लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, सी दक्षिण पूर्व मानसून से और डी दक्षिण एशिया मानसून से। तो तमिलनाडु में जाड़ों की वर्षा जो होती है वो लौटती हुई मानसून से होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, नर्मदा खालिस्तान की ओर बहने वाली नदी है। ये दक्षिण की ओर, बी पूर्व की ओर, सी पश्चिम की ओर और डी उत्तर की ओर। तो जो नर्मदा है वो आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है।
15 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र हैं। भारत में वन से आच्छादित कितने क्षेत्र हैं, ठीक है, 2021 के अनुसार। तो 21.71, 22.72, 26.59 और 19.51। तो इसका सही आंसर है 21.71%। जो क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित है। चलिए 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा को जो प्रकाशित करता है वो होता है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है। इसका बी आंसर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था, ठीक है। 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था। तो ए है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी पंजाब और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी कर्नाटक, ठीक है। मक्का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो था आपका वो कर्नाटक था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर, एक कारपोरेट टैक्स, एक नगर निगम कर। तो जीएसटी क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। और ये जो होता है आपका एक प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ए निर्मला सीतारमण, बी अमिताभ कांत और सी है नरेंद्र मोदी और डी है राजीव कुमार। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इस समय नरेंद्र मोदी क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी हैं, ठीक है। और सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ए 1939, बी 1949, सी 1959 और डी 1969। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1934 के अनुसार 5 करोड़ की पूंजी के साथ, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और कितने करोड़ रुपए के साथ? तो 5 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है। उसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास 5 करोड़ रुपए थे उस समय। इसका आपका 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज किस दिवस मनाया जाता है? तो ए 26 जनवरी को, बी है 2 अक्टूबर को, सी है 21 अप्रैल को और डी है 24 अप्रैल को। तो देखिए आपका सही आंसर है डी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्यों मनाया जाता है। तो जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 था, ठीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ठीक है। तो चूंकि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ए है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बी है लोकसभा के सभी पद सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, सी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी है, जो इसका सही आंसर है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ठीक है साथियों। तो 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 4 अनुच्छेद दिए गए उसके सामने, उसके बारे में दिया गया कौन सा ही सुमेलित नहीं, यही बताना है। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 48 क्या होता है? कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। अनुच्छेद 48 होता है कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। अनुच्छेद
50 में। ठीक है, तो ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ये है 7वीं, बी 8वीं, सी है 9वीं, 6वीं और डी है 9वीं। तो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। जो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। तो एक है संघ सूची, 2 है राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। 25 नंबर, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो जो लोकसभा का कोरम होता है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो सीधे सीधे इसको जान लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1/10 होता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर है कितना होता है? यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? तो अब तैरती हुई अगर बर्फ पिघलेगी, ठीक है, तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या हो जाएगा? वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सोलर किन 2 धातु से बना मिश्र धातु है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है वनडे एग्जाम में। तो ए है जिंक और सीसा, बी है जस्ता और तांबा, सी है टीन और जस्ता और डी है टीन और सीसा। तो टीन और लेड यानी टीन और सीसा, ये डी ऑप्शन इसका सही है। जो आपका सोल्डर होता है टीन और लेड से मिलकर बना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, उष्मा खाली स्थान उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ए है पारा, बी है सीसा, सी है चांदी और डी में से कोई नहीं। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। ठीक है, आपका सही आंसर है चांदी। ठीक है, सोना चांदी उष्मा के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं, और तांबा। ठीक है, चलिए अगले हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह, ये है लवक, बी है सूत्रकणिका और सी है गाल्जिका और डी है कोशिका भित्ति। तो कोशिका का शक्ति गृह जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूत्रकणिका को, यानी कि इसका ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ये पूछा है। ठीक है, तो स्कर्वी जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, विटामिन सी। और एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो विटामिन सी होता है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है और बाकी सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। अब एक 31 से आपका 35 तक मैथ वाले पोर्शन है, तो इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसका आप लोग लगाइएगा, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, इजी ही क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें, 36 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन मैथ के हैं, मैथ हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विलोम युग्म में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। ए है आयात निर्यात, बी है पाप पुण्य, सी है बद्ध मुक्त और सी है नूतन सनातन। ठीक है, तो देखिए आयात निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त, ये सब क्या है? सही है। जो शब्द युग्म है ये शुद्ध है, लेकिन शुद्ध कौन सा नहीं है? नूतन और सनातन शुद्ध नहीं है। ठीक है, नूतन और सनातन शुद्ध नहीं है। नूतन और क्या होना चाहिए? नूतन और पुरातन होना चाहिए। ठीक है, पुरातन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 37 नंबर क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये है अजात शत्रु, बी है शत्रुघ्न, सी है शत्रुहीन और डी है शत्रुविहीन। तो इसका सही आंसर है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसका सही ऑप्शन होगा ए, अजात शत्रु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है आपका। 38 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ए है प्रभाकर, बी है विभाकर, सी है दिनकर और डी है दिनेश। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है वो विभाकर नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश
ठीक है, दिवाकर ये सूर्य के पर्यवाची होते हैं। ठीक है, विभाकर जो होता है सूर्य का पर्यवाची नहीं होता है, किसका पर्यवाची होता है? चंद्रमा का पर्यवाची होता है, चंद्रमा का पर्यवाची होता है विभाकर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए है पहिया, बी है लिखावट, सी है पखाउज और डी है मंझधार। तो पुल्लिंग शब्द जो है वो है पहिया, पहिया पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें अगर, तो 40 नंबर निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, नि प्लस कपट, निस धन कपट, नि धन कपट और निस धन कपट। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो आपका ए ऑप्शन सही है, निह धन कपट। ठीक है, निह धन कपट। और ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। अब आगे मैथ वाले 5 हम लोग छोड़े हैं और इंग्लिश वाले हमको 5 छोड़ देना है। पैराग्राफ पढ़ना, देखिए पैराग्राफ यहाँ दिया, पैराग्राफ के अनुसार इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद से इसमें देखिए सिनोनिमस पूछा है और एंटोनिमस पूछा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि गिव सिनोनिमस फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो सेलिब्रेट के लिए सिनोनिमस क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है, तो सेलिब्रेट के लिए सिनोनिमस क्या होगा? तो पब्लिश ए है, पब्लिश बी है, हुमिलेट और सी सर्कुलेट और डी है हॉनर। तो सेलिब्रेट के लिए जो सिनोनिमस होगा वो होगा आपका बी हॉनर। ठीक है, हॉनर। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का, गिव एंटोनिमस फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, एंटोनिमस यानी कि विलोम, सिनोनिमस यानी कि समानार्थी पर्यायवाची। ठीक है, तो एंटोनिमस में तो विलोम, एब्सोल्यूट का विलोम क्या होगा? तो ए है लिमिटेड, बी है एडेक्वेट, सी है टोटल और डी है कंप्लीट। तो देखिए एब्सोल्यूट जो शब्द है उसका विलोम होगा, यानी कि आपका एंटोनिमस होगा वो होगा लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इसका 3 क्वेश्चन छोड़ना है क्योंकि पैराग्राफ पढ़ के उसके अनुसार आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग पैराग्राफ की प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे, जो रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हो गया। अब रीजनिंग 5 क्वेश्चन रीजनिंग। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कीट विज्ञान का संबंध कीट से है, तो जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म अध्ययन का संबंध किससे होगा? खनिज पदार्थ, बी है जीवाश्म, सी है मोटर और डी है भूकंप। तो जीवाश्म अध्ययन का संबंध आपका होगा जीवाश्म से। ठीक है, 46 का बी सही है आपका। चलिए अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी विशिष्ट कुट भाषा में INTERTIA को RGV KGBZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FLOWER फ्लावर कैसे लिखा जाएगा? तो इसको थोड़ा समझना, थोड़ा सा कठिन है ये। देखिए आपको आई छोड़ देना है, यन देखना है, यन यहाँ पे आर छोड़ देना है, यन के बाद से आपको देखना है दूसरे स्थान पे द यन के कितने अंक कितने नंबर के बाद जी आता है। तो देखिए अगर जी से हम लोग यहाँ से जी से चलें, जी से तो जी से अगर हम आगे बढ़ें, जी HIJKL यम यन, यानी कि -7 आपका यन है, -7 आपका यन आ रहा है, -7। फिर हम लोग क्या करते हैं, ई छोड़ दें, यहाँ पे भी छोड़ दें, फिर आर है, यहाँ पे अगला आर है आपका, और यहाँ पे के है। के से हम लोग -7 आगे बढ़े, देखें क्या आर आ रहा है, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 7 माइनस किए तो आर आ गया आपका। ठीक है, यानी कि एक छोड़ के अगले का 7 माइनस करना है। ठीक है, इसी तरह तो इसका सही आंसर अब हम फ्लावर का ढूंढे, फ्लावर का, तो यल को छोड़ देना, यल से 7 पीछे। ठीक है, यल से 7 पीछे हमको चलना है। तो चलिए अगर हम चेक करें
यहाँ पे दूसरे स्थान पे यल है, तो ए वाले ऑप्शन में यल दूसरे पे है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ई वाला हम देखें, ई, तो ई से हम लोग आगे बढ़ें 7, तो ई, एफ जी एच आई जे के यल। ठीक है, ई का यल से मैप हो गया। फिर हम छोड़े पी को चले, पी से हम लोग पीछे चले, तो देखिए डब्ल्यू आ रहा है 7 अक्षर के बाद, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बिल्कुल सही है। तो देखिए ई यहाँ पे भी है, बी ऑप्शन में है, और ई डी में भी है, फिर पी भी है चौथे स्थान पर, इसमें भी डी में भी पी है। अब लास्ट हमको यल देखना है, यल और के, तो यल से हम चेक करें आर आ रहा है, तो यल यम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, यल यम एन ओ पी क्यू आर 6वें स्थान पे आर आ रहा है। ठीक है, हमको लाना है 7वें पे, तो के वाले से देखिए डी ऑप्शन देखें, के यल एम एन ओ पी क्यू आर 7 स्थान पर डी आ रहा है, यानी कि आपका 47 का जो सही आंसर है वो आपका क्या है, डी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें। रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी है। रानी है वो क्या है, रानी अगर यहाँ पे लिख लें, रानी, जो रानी है वो किसकी बेटी है, ओ सॉरी, रानी पीयूष की बहन है, किसकी, पीयूष की। ठीक है, पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है, कमल की बेटी है, तो इसके पिता हो जाएंगे कमल। ठीक है, कमल की बेटी है, कमल गौरव का बेटा है, कमल जो है गौरव का बेटा है, कमल का पिता कौन है, गौरव है। ठीक, गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है, इसका भाई है आर्यन। ठीक, आर्यन इसका भाई है। रजनीश जो है आर्यन का पिता है, रजनीश, अब इसके पुत्र का नाम है रजनीश है, आर्यन का पिता है। आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है, आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है, यानी कि आर्यन का इससे, पीयूष यानी कि रानी के भाई, यानी रानी के भाई है पीयूष, और पीयूष के पिता है कमल, और कमल के भाई हैं आर्यन। ठीक है, तो संबंध क्या हो जाएगा, और पिताजी के भाई क्या लगेंगे, चाचा, तो चाचा का संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का आपका ए, चाचा, अंकल। ठीक है, आप लोग भी इसको थोड़ा समझिएगा, चाचा। चलिए अब कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 18 अक्टूबर 2021 को रविवार था तो 19 सितंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो अब देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है हर सेट में, तो आपको कैलेंडर पढ़ लेना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम सबके जैसे 18 अक्टूबर सबका हम लोग डेट निकालेंगे, जैसे 18 अक्टूबर के बाद कितने दिन 18 अक्टूबर में बचे, तो वो हम लोग देखेंगे, तो 13 दिन बचेगा। ठीक है, और उसके बाद से 13 दिन ये अक्टूबर। अब नवंबर का हम लोग देखेंगे। ठीक है, नवंबर में कितना महीना होता है, सॉरी कितना दिन होता है, इसी तरह दिसंबर सबका दिन काउंट करके। ठीक है, और 19 सितंबर 2012 तक जाएंगे, और सभी जो सब हर महीने का जो अतिरिक्त दिन होगा उसको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 337 आएगी। 337 से 7 में भाग देंगे तो आपका एक विषम दिन आएगा। ठीक है, तो चूँकि एक विषम दिन आएगा, एक बचेगा विषम दिन, तो रविवार के बाद से क्या होता है, सोमवार। तो इसका आंसर जो होगा सोमवार सही होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। ठीक, तो चलिए देखिए, ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। अभाव, समृद्धि, दरिद्रता, कंगाली। तो अभाव, समृद्धि, दरिद्रता, कंगाली। तो अभाव जो है कमी ही होता है, दरिद्रता भी नहीं कुछ है, कंगाली भी यानी कुछ नहीं है। इसमें जो अलग शब्द है वो है समृद्धि, इन सब से समृद्धि अलग, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। ये क्या नंबर क्वेश्चन है आपका, अब ये आपका करंट स्टार्ट हो गया, करंट अफेयर। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, गवर्नर ने कहा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मार्च 2022 में कहाँ किया। ठीक है, तो ए है मुंबई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु और डी है
कोलकाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका तो है आपका बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक। अब भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो कौन है, अगर ये पूछ दें तो शशिकांत दास हैं। ठीक है, शशिकांत दास। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार जो बना है वो है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए हांगकांग, बी भारत, सी चीन और डी जापान। तो वो है आपका भारत। ठीक है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार जो बन गया है मार्च 2022 के अनुसार, ठीक है, बाजार पूंजीकरण के अनुसार वो भारत है। ठीक है, और इससे जो पहले थे वो हैं अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग। ठीक है, इससे पहले अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग इससे आगे हैं। 5वें नंबर पर आपका भारत है। 53 नंबर क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ये है पुणे, बी पणजी, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है डी हैदराबाद। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वो जगह है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक पूर्व अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पे हैं? तो ए 8वें, बी 10वें, सी 12वें और डी 15वें। तो मुकेश अंबानी जो है वो 10वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? एलन मस्क हैं। और दूसरे स्थान पे कौन? जेफ बेजोस हैं। ठीक है, तो एलन मस्क जो है वो पहले स्थान पे हैं और जेफ बेजोस दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, और मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 10वें स्थान पे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। और 55 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? ठीक है, तो ये है इनसेट 4B, बी है इनसेट 3B, सी है इनसेट 2BC और डी है इनसेट 4C। तो इसका सही आंसर इनसेट 4B। ये इनसेट 4 सीरीज का उपग्रह था। ठीक है, और ये आपका क्या है, जो डिश टीवी चलते हैं उसके संचार के लिए ये उपयोगी था। तो इसको 2022 में इसरो ने इसे क्या किया है, इस उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया है, इनसेट 4B को। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 56 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी सूरत और डी फरीदाबाद। तो भारत की पहली स्टील स्लैग रोड जो है वो बनाई गई है आपकी सी सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? सीवीड पार्क की स्थापना, तो ए है गोवा, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना आपकी तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन आपका है, जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला देश कौन बना है? ए है बांग्लादेश, बी थाईलैंड, सी नेपाल और डी भारत। तो इसका सही आंसर है बी थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? विश्व शांति केंद्र की स्थापना, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ए है जयपुर, बी पणजी, सी गुरुग्राम और डी अहमदाबाद। तो ये की जाएगी आपकी सी गुरुग्राम में। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, 60 नंबर आपका क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? ई अधिगम योजना शुरू की गई है वो ए है
ऑप्शन देखिए, ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो ई अधिगम योजना जो शुरू की गई है वो बी हरियाणा में शुरू की गई है। ठीक है, 5 मई 2022 को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो उसके लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित कर ई अधिगम योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर को फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? ये है ताशकंद, बी हेलसिंकी, सी बर्न और डी है डबलिन। ठीक है, तो जो फिनलैंड की राजधानी है वो है आपका क्या? बी हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। राजधानी देश और राजधानी मुद्रा याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? ये सही रूप से मेल खाता है। देखिए, कथक केरल बिल्कुल मेल नहीं खाता है, क्योंकि कथक जो है उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी ये भी नहीं मेल खाता है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु ये मेल खाता है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये मेल आपका खाता है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का ये क्या है? लोक नृत्य है। और कथकली जो है वो केरल का है। डी जो ऑप्शन है कथकली, कथकली केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ए ब्रुसेल्स में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में, डी रोम में। तो जो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP जो है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? डी रोम में है। ठीक है, 64 नंबर का आपका क्वेश्चन है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए तबला, बी सितार, सी वायलिन और डी संतूर। ठीक है, तो जो गुदई महाराज थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये तबला बजाते थे। ठीक है, और गुदई महाराज बनारस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले ताल्लुक़ रखते थे बनारस राजघराने से। और ये समता प्रसाद इनका नाम था। ठीक है, और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला बजाते थे, और इन्हें गुदई महाराज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, समता प्रसाद इनका नाम था। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन आपका हम देखें। तो 65 नंबर आपका क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको शांति का नोबेल? इनको कब मिला था? तो सॉरी, शांति का नहीं, साहित्य का नोबेल इन्हें कब मिला था? तो इन्हें 1913 में मिला था। अब किस क्या ये रचना किए थे? ठीक है, ये भी पूछ देता है। ठीक है, किस कार्य के लिए या किस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसमें? 1913 में। ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए गीतांजलि गीतांजलि काव्य लिखे थे, उसी के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। सबसे पहले भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर सॉरी। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहनदास करमचंद गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी टी कृष्णमाचारी। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। 67 नंबर आपका क्वेश्चन है, 67 नंबर का 67 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ए है नोवाक जोकोविच, बी है राफेल नडाल और सी है कैस्पर रूड और डी है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, सही आंसर है आपका राफेल नडाल। ठीक है, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता था। फ्रेंच ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल।